तो नमस्कार जी सबको। इंडियन पॉलिटी की क्लास में सबका स्वागत है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आज हम नए टॉपिक से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा विषय रहेगा संसद। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत विषय है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये इसमें वैरायटी बहुत है। इस एक टॉपिक के अंदर बहुत सारी वैरायटी है। तो संसद को हम सब जानते हैं। संसद क्या है? हमारी एक संसदीय प्रणाली है जो हमने ब्रिटिशर से ली हुई है। और हमारे देश के अंदर संसद एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर देश के कानून बनाए जाते हैं, देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। हम जानते हैं कि संसदीय प्रणाली के अंदर दो सदन होते हैं। हम यहाँ भारत में इसको लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। संसद शब्द जो है ना, ये सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये कॉमन शब्द है संसद, पार्लियामेंट के लिए। तो ये दो सदनों का मिश्रण होता है। और संसदीय प्रणाली के अंदर तीन, मैं व्यक्ति शब्द यहां पर यूज करूंगा, तीन व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरे हैं भारत के राष्ट्रपति। अब ये पहले दो तो समझ में आते हैं, लेकिन ये भारत के राष्ट्रपति का क्या रोल है इसमें अंदर? हम जानते हैं कि कोई भी कानून जो है एक सदन में, किसी एक सदन में पेश होता है, वहां चर्चा होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, वहां पे वही चर्चा होने के बाद वो अंत में राष्ट्रपति जी के पास जाता है। राष्ट्रपति जी की अंतिम सहमति आवश्यक होती है किसी भी विधेयक के कानून बनने के रूप में। किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए, कानून लॉ बनने के लिए राष्ट्रपति का मंजूरी आवश्यक होती है। इसलिए राष्ट्रपति इस सिस्टम के एक पार्ट है। एक बात आप शुरुआत में अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए और आगे हमेशा रखिएगा। राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति क्या है? पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग इस सिस्टम के। ठीक है जी। संसद के अंदर सिर्फ कानून बनाने के ऊपर या किसी मसौदे के ऊपर चर्चा नहीं होती है। संसद के अंदर सवाल जवाब भी होते हैं, एक डिबेट होती है। अब मुझे इसके आगे ये कहने की आवश्यकता नहीं। आपने, अगर आप लोग, होगा शौक किसी को सांसद टीवी देखने का या संसद की जो डेली की क्रियाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो देखने का किसी को शौक होगा तो वो जानते होंगे कि संसद के अंदर सवाल जवाब होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रतिपक्ष द्वारा पक्ष को सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि ऑपोजिशन द्वारा रूलिंग पार्टी को, रूलिंग गवर्नमेंट को क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनकी पॉलिसीज के रिगार्डिंग, उनके प्लानिंग के रिगार्डिंग, उनके डिसीजंस के रिगार्डिंग। और उनका फिर उनको रिप्लाई मिलता है रूलिंग गवर्नमेंट की ओर से। तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर पूरी तरह से किसी भी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर फ्री डिबेट होती है। और उसके बाद पार्लियामेंट से पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास डिबेट फाइनल साइन होने के लिए जाती है। और जब वो तैयार हो जाती है, देखो पार्लियामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर देखो दो सदन है। इन दोनों सदनों के अंदर सांसद होते हैं, पर इन दोनों सदनों में सांसदों की एंट्री अलग अलग तरीके से है। लोकसभा के अंदर जो सांसद होते हैं वो जनता द्वारा चुन के आते हैं। आपको पता है लोकसभा के चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद केंद्र सरकार के, तो हम लोग वोट डालते हैं। राज्यसभा के लिए भी चुनाव होता है, वोट डालते हैं, लेकिन वो आम जनता वोट नहीं डालती। उनके वोट डालने के लिए एक अलग से सिस्टम है, अलग से एक फिक्स कोटा है कि कौन वोट करेगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अलग से एक सिस्टम है। जैसे आपने देखा हो ना प्रेसिडेंट के अंदर, राष्ट्रपति का जब हम टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर एक अलग से एक क्लब बनाया हुआ है, एक जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसका निर्माण होता है। उसी तरह से राज्यसभा के चुनाव के लिए भी एक समूह है। उस समूह को बोलते हैं के ये विधायक। हर राज्य के अंदर विधानसभा तो है, और राज्यसभा के अंदर है क्या? राज्यसभा क्या? राज्यों की सभा, राज्यों की परिषद। यहां पर राज्य अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने प्रेजेंस देते हैं। हर राज्य की सीट रिजर्व होती है राज्यसभा के अंदर। ठीक है जी, हर राज्य की सीट रिजर्व होती है राज्यसभा के अंदर।
कितनी सीटें रिजर्व होंगी किस राज्य की, वो डिपेंड करेगा उस राज्य की जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर। जिस राज्य की ज्यादा जनसंख्या, उसकी ज्यादा सीटें। बड़ा अजीब सा लगता है सुन के कि हमारे देश के अंदर ज्यादा जनसंख्या हो तो ज्यादा फायदा होता है, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल की तरह हाइट छू रही है, आसमान की तरफ जा रही है। तो उस हिसाब से तो डिमोरलाइज करना चाहिए कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो कम फायदे मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो डिपो में राशन भी परिवार की जनसंख्या देखकर ही मिलता है, ज्यादा जनसंख्या ज्यादा राशन। तो लोग बोलते हैं भैया जनसंख्या और बढ़ाओ, राशन मुफ्त में और मिलेगा, कम पैसों में मिलेगा। तो उससे दबाव किस पर बनता है? उसका दबाव बन रहा है सरकार पर, सरकार की आमदनी पर, क्वालिटी। जितने ज्यादा खाने वाले मुंह होंगे, अनाज की क्वालिटी उतनी डाउन आएगी। आप खुद अनुमान लगा लीजिए, डिपो में मिलने वाले आटा, कनक, चावल जो भी मिलता है, और जो तेल विशेष रूप से, क्या क्वालिटी होती है इनकी? यही चीजें तो बाजार में भी मिलती हैं, महंगी मिलती हैं, 4-5 गुना रेट पे मिलती हैं। वो क्वालिटी कंपेयर कर लो, तो क्वालिटी भैया नीचे आएगी। जब तक आप चीजों को सही ट्रैक से नहीं लगाओगे, आप बोलोगे ज्यादा है तो अच्छा है, तो फिर वो ज्यादा ही होता जाएगा। और जब दबाव किस पर आएगा? दबाव तो संसाधनों पर ही आएगा ना जी। सब कुछ तो इस मिट्टी से निकल रहा है, तेल भी मिट्टी से निकल रहा है, जमीन से, मिट्टी माने जमीन से, धरती से। अनाज भी धरती से आ रहा है, पानी भी इसी धरती के अंदर छेद करके निकाला जा रहा है। तो जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो सारा कुछ तो धरती से आ रहा है, और दबाव तो इस धरती पे, अगर रह भी हम यहीं रहे हैं। खेती कोई अब करना नहीं चाहता, सब घर बना रहे हैं खेतों के ऊपर, तो जमीन ही नहीं बचेगी। बारिश होगी तो बारिश का पानी अंदर अंडरग्राउंड जाएगा ही नहीं। क्यों? सबने कंक्रीट बिछा रखी है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें जितने भी मैंने अभी डिस्कशन कर ली ना शॉर्ट से आपके 1 मिनट के अंदर, ये सारे मुद्दे, ऐसे ऐसे मुद्दे जो है संसद में डिस्कस होते हैं। चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, हम एग्जाम्पल में बात करेंगे। हमारे भारत देश ने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ये वही ब्रिटेन जिसने 190 साल भारत पे राज किया। अब सवाल ये है कि हमें संसदीय प्रणाली क्यों ली? हमने संसदीय प्रणाली इसलिए ली क्योंकि उस समय के जो हमारे कानून निर्माता थे ना जी, जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, उन सब की ये राय थी कि भैया ऐसा है कि ब्रिटिशर्स का जो संसदीय सिस्टम है, ये हमें सूट करता है, हमें इसकी आदत होगी, इसके हिसाब से चलने की, काम करने की आदत होगी, तो यही ठीक है हमारे लिए। जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे लिए राष्ट्रपति शासन वाला सिस्टम ज्यादा बेटर था। जैसे अमेरिका के अंदर है, वो सिस्टम ज्यादा बेटर रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के अंदर जिससे हमने ये संसदीय प्रणाली ली है, आप जान, पता नहीं आपको होगा यकीनी बात कि नहीं, ब्रिटेन के अंदर एक तो पहली चीज संविधान नहीं है। दूसरी चीज, उनके वहां पर पार्लियामेंट यानी संसद सर्वोच्च है। ठीक है। हमने क्योंकि ब्रिटेन से संसद सिस्टम लिया, हमारे यहाँ उल्टा है। हमने क्या किया? हमने मॉडिफाई कर दिया। हमने बोला कि एक तो हमारा संविधान है, वो तो है ही है। दूसरा, संविधान ही सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। ये हमने चेंज कर दिया, उनसे थोड़ा हट गए। अब भारत के अंदर अगर कानून बनाने की कोई सबसे बड़ी संस्था है तो वो संसद ही है। याद रखिए, न्यायपालिका को कोई लेना देना नहीं है कानून बनाने से। न्यायपालिका सिर्फ एक लकीर की फकीर है, जो लकीर कानून मंत्रालय द्वारा खींच दी गई, उनको वही नापनी है सुबह शाम, बस। ये सच्चाई है। हमारे जो न्यायपालिका है, वो वही राग अलापेगी जो कागजों पे लिखा है, क्योंकि न्यायपालिका कानूनों का निर्माण नहीं करती है, उसका काम नहीं है। कानून निर्माण करने का काम कानून मंत्रालय का है, जो भारत सरकार का है। तो इस देश में अगर कोई अनर्गल, ऊट पटांग, बेकार कानून है, तो उसके लिए कानून मंत्रालय जिम्मेदार है। और यहां पर न्यायपालिका का रोल भी है। ये न्यायपालिका इतनी स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि न्यायपालिका किसी के अधीन काम नहीं करती, इंडिपेंडेंटली काम करती है। कि वो सरकार को दबाव बना सकती है कि ये गलत कानून है। लेकिन मैंने बोला ना, लकीर के फकीर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो भारत के लोगों का उत्पीड़न होता है ना जी, वो अदालतों में होता है। और आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, अदालतों में बहुत टॉर्चर होता है। हम भारतीय लोगों की पुश्तें निकल जाती हैं अदालतों में।
क्या जिएँगे हम? क्या खुश रहेंगे हम? हम एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए और हम उलझ जाते हैं यहाँ पर आके। अगर समाज थोड़ी समझदारी कर दिखाए, तो अदालतों के ऊपर जो केसेज़ का मामला आया, ये सब कम हो जाए। बट यहाँ पे सब अपना-अपना एक नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। मैं ये चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि ये पार्ट है इन चीज़ों का। इसलिए कि उदाहरण के रूप से मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ एक। टॉपिक खत्म होने के बाद तो कुछ नहीं, टॉपिक तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है वो मुझे। हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक संसदीय प्रणाली के अंदर हैं, दूसरा हम एक गणराज्य हैं, तीसरा हम एक लोकतंत्र देश हैं। तो हमारी भी ड्यूटीज़, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये भी बनता है। ज़रूरी नहीं कि संविधान में 11 ही लिखे हैं तो भी 11 ही करने हैं। अरे कुछ चीज़ें लिखी नहीं जाती, वो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारा भी फर्ज़ बनता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम अगर मिल बैठ के प्यार से सॉल्व कर लें, तो हम झंझटों में फँसे ही ना। पर हम झंझटों में फँसते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि न्यायपालिका कभी आपको ये नहीं बोलेगी, बहुत रेयर होता है, तुम क्यों आए? क्योंकि न्यायपालिका का काम है, वो आया है तो न्याय दो। पर मैंने ऐसे भी न्यायाधीश देखे हैं, जो जानते हैं कि इन मामलों में कुछ नहीं रखा, इसलिए वो धीरे से बोल देते हैं कि भई हो सके तो बाहर निपटा लो। इससे ज़्यादा वो भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि वो केस उसके पास आया तो उसने चलना है। बट वो इशारों में, हल्की आवाज़ में न्यायाधीश, अच्छे न्यायाधीश बोल देते हैं, हो सके तो आपस में निपटा लो। क्योंकि वो जानते हैं ये आगे कहाँ जाने वाला है मामला। आज भारत देश की स्थिति ऐसी है, विशेष रूप से रिश्तों के मामले, ज़मीन-जायदाद तो छोड़ो परे, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। रिश्तों के मामले में हम भारत के लोग उलझ गए हैं अदालतों में। ये वही स्वर्णिम भारत देश है, जहाँ पर रिश्तों की अहमियत सर्वोच्च थी, जहाँ रिश्तों के लिए बलिदान दिए जाते थे, जहाँ रिश्तों की लक्ष्मण रेखा खींची जाती थी, जहाँ रिश्तों पे एक शब्द बोला जाता था और बलिदान के लिए लोग खड़े होते थे कि ये शब्द मैंने बोला। जहाँ रिश्तों पे पकड़ थी, जहाँ रिश्ते ही स्वर्ग और नर्क का निर्धारण करते थे। आज तो क्या ही रह गया? क्यों? समाज बदल रहा है। समाज कैसे बदलता है? क्या कोई हवा चलती है ऊपर से? या कोई वायरस गिर जाता है ऊपर से समाज बदल गया? नहीं। सोच, कलयुग है ना, सोच। सोच बदलती है इंसान की। दूसरी चीज़, आप किस समाज में रह रहे हो? आप किस समुदाय में रह रहे हो? आप किस देश में रह रहे हो? आप किस तंत्र में रह रहे हो? और आप क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? वो बहुत मैटर करता है समाज निर्माण में। शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ वीडियो कॉल पे क्या कर रहे हैं इस पर? आप स्लाइड देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। शिक्षा ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा ज्ञानी बैठा हूँ, मैं आपको ज्ञान बाँट रहा हूँ। आपको ये सब पता है जो मैं यहाँ बोलता हूँ। मैं सिर्फ एक फैसिलिटेट कर रहा हूँ आपको, सुविधा दे रहा हूँ जी, मैं आपको समझा रहा हूँ जी ऐसे-ऐसे ताकि आपको ईज़ी हो जाए। बाकी आता आपको भी है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से शिक्षा के आधार पर हो जाए ना, शिक्षा असल मायने में शिक्षा, सारे झंझट खत्म हो जाएँ। संसद के अंदर ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सख्त कानून बनाने के, समाज खुद ही समझदार हो जाए, सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँ। दुनिया में ना एक इंडेक्स निकलता है, रिपोर्ट निकलती है, उसका इंडेक्स है। उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स। फ्रस्ट्रेशन तो आप समझती हैं ना जी? मैं उसको हिंदी में रूपांतरित नहीं कर पा रहा हूँ। नाखुश कह सकते हो चलो, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो तो आप नाखुश होते हो। उसमें देशों की रैंकिंग आती है, कौन से देश बड़े कम खुश हैं, कौन से देश ज़्यादा खुश हैं। तो उसके पीछे ना रैंकिंग बनाने के पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं कि हम किन-किन चीज़ों की जाँच करते हैं। फिर बताते हैं कि ये देश कितना खुश देश है, वहाँ के लोग कितने खुश हैं। उसके अंदर शिक्षा भी आती है, समाज भी आता है जी, आपका जुडिशियल सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत कुछ आता है। तो जो संसद है ना जी, इसका यही काम है, ऐसे कानून और नीतियों का निर्माण करना। कानून बोलूँगा, मैं नीति नहीं कहूँगा। ऐसे कानूनों का निर्माण करना, जो देश और समाज के लिए अच्छे हों। तो देश और समाज को बाँटे नहीं, वो ऐसे समाज का निर्माण करें, जो देश को आगे ले जाए और ऐसे कानूनों का भी निर्माण करें, जो सख्त हों, इतने सख्त कि अगर आप गलत करो, तो एक उदाहरण प्रस्तुत रहे समाज में कि गलत नहीं करना दोबारा। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि समय बदल रहा है, सोच बदल रही है। सोच क्यों बदल रही है? क्योंकि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। घरों में बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। एक
आजकल तो ऐसा है कि मोबाइल पकड़ा दो, बच्चे से जान छूटी। ये सबसे गलत है। माँ-बाप बच्चों को अपने आप से दूर कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू। बच्चा बड़ा होगा, माँ-बाप की वैल्यू भूल जाएगा। माँ-बाप का आदर-सत्कार, बड़ों का आदर-सत्कार भूल जाएगा। उसके लिए मोबाइल ही माँ-बाप हो जाएगा। वो समय तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों को पकड़ बनाओ, बच्चों के ऊपर ग्रिप रखो, अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, अपने सभ्यता, अपने देश की संस्कृति के संस्कार देना बहुत ज़रूरी है जी। एबीसी सिखाने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्प्टी-डम्प्टी के अलावा और भी बहुत कुछ है। वो बच्चों को जन्म से जैसे उसको थोड़ी-सी समझ आ जाती है ना, जब वो समझने लग जाता है, तो धीरे-धीरे उसको सिखाते हैं चीज़ें, फिर मम्मी-पापा बोलता है वो। वैसी ही चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। हम बच्चों को आंगनबाड़ी या किंडरगार्टन में डाल देते हैं। किंडरगार्टन तो आपके घर में है ना, शिक्षक तो आप ही हो, माँ-बाप ही प्रथम शिक्षक हैं, घर ही प्रथम स्कूल है। तो हमारी संसद के अंदर इन चीज़ों पर भी विचार-विमर्श होता है। जो अच्छी सरकारें होती हैं, वो इन पर भी विचार-विमर्श करती हैं, उनको सुधारती हैं। तो भारतीय संसद एक ऐसा सर्वोच्च विधायी संस्था है, जहाँ पर देश के भले के कानून बनते हैं। हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 79 से 122 के अंदर संसद के बारे में पूरा बताया गया कि संसद क्या काम करेगी, क्या शक्ति होगी, क्या समय अवधि रहेगी, उसका संगठन कैसा होगा, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, उसके विशेष शक्तियां भी कुछ होती हैं, वो कैसे रहेंगी, प्रोसीजर्स क्या हैं, वो सारी उसके अंदर बता रखी है। आप जानते हैं कि भारत में पहला आम चुनाव आजादी के बाद, हमारे संविधान निर्माण के बाद वर्ष 51-52 में हुआ था। काफी लंबा चला था क्योंकि उस समय ईवीएम तो थे नहीं। ठीक है जी। और आप ये भी जानेंगे कि बिजलियाँ भी सबके घर में, इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में नहीं होती थी। इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में कहाँ होती थी? तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो 51-52 में चुनाव हुआ जी, और पहली निर्वाचित संसद का गठन हुआ और अप्रैल 1952 में वो अस्तित्व में आई। ये जो हिंदी शब्द है ना जी, राज्यसभा, लोकसभा, ये हमने 1954 में अपनाए। ये बड़ी बेसिक-बेसिक मूल बातें कर रहे हैं। आज हम मूल चर्चा ही करेंगे जी। धीरे-धीरे मैं टॉपिक से चलूँगा क्योंकि मेरा यही रहता है, मैं आराम से चलता हूँ। आप समझिएगा बात को, किसी का कोई प्रश्न हो सकता है बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को कोई आप में से कोई भी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ मेरी स्लाइड दिखती है। लोकसभा क्या है? लोगों की सभा, तोड़ दो इसको, लोगों की सभा या लोगों द्वारा सभा, मतलब जनता ने उन व्यक्तियों को जो सांसद बन के अंदर बैठे हैं लोकसभा में, उनको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली चूज़ किया है, वोट किया है कि आप जाइए हमारी निर्वाचन क्षेत्र को, कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप जो है वो रिप्रेजेंट कीजिए संसद के अंदर, हमारी बात रखिए, हमारी आवाज रखिए। तो लोकसभा का एक निचला सदन, लोगों की सभा है। ठीक है जी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। संसदीय प्रणाली के अंदर यह बड़ी विशेष बात है, जिस चीज को, जिस बात को, जिस मुद्दे को जनता वोट करती है, वो संस्था इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो संसद के अंदर दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। इंपॉर्टेंस दोनों की है। लोकसभा की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भेजे गए हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं, या राज्यों का राज्यों का संघ, राज्यों का एक सभा बोल सकते हैं, राज्यों का परिषद बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहां पर राज्य अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, भेजते हैं। वो कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, आगे भी बात करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं जी, यूनियन टेरिटरीज। जैसे लद्दाख है, अभी चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये हैं 8 है ना। इनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों में। लेकिन राज्यसभा के अंदर सिर्फ 3 संघ शासित प्रदेशों का ही रिप्रेजेंटेशन है, और वो 3 वो हैं जिनकी विधानसभा है। क्योंकि यहां से विधानसभा से जाएंगे ना चुन के राज्यसभा के अंदर, तो विधानसभा होना जरूरी है। तो विधानसभा का है। तीसरी, यही क्यों जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी ही क्यों? पहला कारण, इनकी विधानसभा है। अब विधानसभा क्यों है, बाकियों की क्यों नहीं है? इनकी विधानसभा इसलिए क्योंकि इनका एक तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, इनकी जनसंख्या उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। बाकी यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या और क्षेत्र इतना नहीं है। क्षेत्र बड़ा होगा तो जनसंख्या भी ज्यादा होगी ना। वैसे ये जरूरी नहीं है, बट एक बात कर रहा हूं, क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इन 3 यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इनकी विधानसभा भी है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनकी विधानसभा है, और इनकी लोकसभा के अंदर सीटें रिजर्व होती हैं, राज्यसभा में सीटें रिजर्व होती हैं, राज्यसभा में। लोकसभा के अंदर सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व है।
क्योंकि वो वोट द्वारा, जनता के वोट द्वारा चुन के आते हैं। चाहे एक ही सीट क्यों ना हो, पर होगी 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज की पक्का होगी। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बोला संसद के अंग, मैंने बोला राज्यसभा, लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति, वो क्यों होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। शुरुआत करते हैं राज्यसभा से। बाकी विस्तृत हमने चर्चा कर लिया कि राज्यसभा क्या है, पर मैं फिर से एक बार शुरू करूंगा, एक रिवीजन हो जाएगा। राज्यसभा एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा सदन है संसद का, जो एक अपना अलग महत्व लेके चलता है, जहां पर देश के विभिन्न राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र अपना अपना प्रतिनिधित्व दिखाते हैं। यहां पर ये अपनी बात रखते हैं। राज्यसभा वैसे ही काम करती है जैसे लोकसभा काम करती है, वैसे ही बिल पेश होते हैं, वैसे बिल पारित होते हैं, सारा प्रोसीजर सेम होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये सारी चीजें आएंगी जी, अभी बस इंट्रोडक्शन ले लो। अभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी राज्यसभा। प्रथम जो अध्यक्ष रहे राज्यसभा के थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और प्रथम उपाध्यक्ष रहे श्री वी एस कृष्णमूर्ति राव। जैसे मैंने बोला राज्यसभा में क्या होता है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जी, स्थायी मतलब परमानेंट, जिसमें कोई चेंज नहीं आती, वो टूटता फूटता नहीं है, भंग नहीं होता। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, एक स्थायी सदन है। और इसके अंदर जो सदस्य होते हैं जी, उनकी सदस्यता 6 वर्ष की होती है। और ये सदस्य, इन सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, मींस उनकी मेंबरशिप खत्म होती है। हमारी राज्यसभा के अंदर संविधान ने राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या मैक्सिमम कितनी, टॉप कितनी हो सकती है, 250 है। उसका बंटवारा आप देख सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में 245 है। ठीक है, पूरा नाक तक नहीं भरा हुआ, कम रखा जाता है। कभी आप देखें बोतल में पानी भरते तो ऊपर सिरे तक नहीं भरते, थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं हवा के लिए भी, तो वैसे ये गैप छोड़ा गया। और इसमें से 12 लोग मनोनीत या फिर जिनको नामित बोलते हैं, नामांकित है, वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ये वो 12 लोग होते हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो 12 लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी फील्ड के अंदर महारत होती है। कला हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, इस तरह से। राज्यसभा के लिए चुनाव कैसे होता है, ठीक है, हमने सारा बोल दिया। तो ये आएंगे कहां से जी, ठीक है, देखते हैं। भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां हैं, कोई बता सकता है कितनी अनुसूचियां, फटाफट। सर 12। 12 अनुसूचियां, और उसमें से चौथी अनुसूची ये बोलती है कि राज्यसभा के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें रिजर्व होंगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राज्यसभा के अंदर जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो एमएलए होते हैं विधायकों के, ध्यान रखना, वो एमएलए होते हैं विधायकों के। मान लीजिए हिमाचल विधानसभा है, हिमाचल की 3 राज्यसभा सीटें हैं, यानी कि हिमाचल को राज्यसभा का जो चुनाव होता है तो 3 हिस्सों में बांटा गया हिमाचल को। नक्शा देख सकते हैं आप अपने आप नेट पे। तो अब हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। ये 2 पार्टियां क्या करेंगी, राज्यसभा की 1 सीट खाली है अभी हिमाचल की, एक कांग्रेस की तरफ से खड़ा होगा, एक बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा होगा, हो गया, कोई बात नहीं। चुनाव होगा, वोट डालेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे, मीन जो एमएलए का जिसको सबसे ज्यादा समर्थन होगा विधानसभा में, वो जाएगा राज्यसभा में। बस इतनी सी बात है, और कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व भी विशेष चुनाव के तरीके से होता है। इसके अंदर एक विशिष्ट निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है इसी चीज के लिए, और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, सेम वैसे ही जैसे स्टेट के अंदर होता है। जैसे मैंने पहले बोला, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, और बाकी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है, साथ में उनका प्रतिनिधित्व हो नहीं सकता, क्योंकि जनसंख्या मैटर करती है जी। जनसंख्या, मैंने पहले बोला था ना कि एरिया, फिर मैंने बोला था एरिया इतना मैटर नहीं करेगा, पर जनसंख्या मैटर करेगी, पर फिर भी एरिया तो होना चाहिए। देखिए जनसंख्या ज्यादा मैटर करती है हमारे देश के अंदर, जनसंख्या सच में बहुत मैटर करती है, चाहे वो बढ़ रही है तो मैटर करती है, चाहे राशन की बात हो, चाहे राज्यसभा की सीटों की बात हो, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो अच्छा है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो रेड किया मैंने, कि राज्यसभा में आप जिस व्यक्ति को भेज रहे हो उसको एक चुनाव प्रक्रिया के थ्रू जिताया जाता है, मतलब करवाया जाता है पास। तो वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया है जी, विधि है
एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और इसमें कोई भी गुप्त बैलेट नहीं होता। मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज नॉट डन बाय सीक्रेट बैलेट। यहां नहीं लिखा, मैंने बोल दिया। मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बैलेंस करके रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसकी विश्लेषण में मत जाइए, बस इतना याद रखिए, पेपर पास करना है। ठीक है, अगर किसी को स्पेशल स्टडीज करनी है उसके लिए क्लास अलग है। एकल संक्रमणीय मत और बैलेट जो है वो गुप्त नहीं रहती। मतलब क्या है इसका? देखिए, जब विधायक वोट डालते हैं ना उस कैंडिडेट के लिए, तो एक बॉक्स रखा जाता है, उसके अंदर आपको कागज फोल्ड करके डालना होता है, और उस कागज में आपने टिक मार्क लगाया होता है या नाम लिखा होता है कि जी मैं किस व्यक्ति को चाहता या चाहती हूँ कि ये राज्यसभा में जाए। तो प्रेफरेंस होती है या पर्टिकुलर नाम होता है। वो आपको, वैसे तो वोट होता है गुप्त कि मैंने किसको वोट डाला, बताया नहीं जाता, पर राज्यसभा केस में आपको बताना पड़ता है मैंने वोट किसको डाला। दोनों पार्टियां, जैसे हिमाचल की बात करो, कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगी, और आपको, आप जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना अलग किया होगा, बीजेपी ने अपना किया, उस व्यक्ति को, आपकी पार्टी के व्यक्ति को पहले दिखाना पड़ेगा कि मैंने किसको वोट किया, फिर इसको फोल्ड करके कागज को डालना है। तो पता चल जाता है, अच्छा ये कांग्रेसी है, इसने बीजेपी को वोट दे दिया, अच्छा ये बीजेपी का, इसने कांग्रेस को वोट दे दिया, वो पता चल जाता है। पर उस व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो प्रक्रिया का हिस्सा है, वो कर सकता है। बट हाँ, नाराजगी तो रहती है, अगली बार खाने पे नहीं बुलाएंगे मुख्यमंत्री, यही होगा, या फिर कुछ ऐसा कर देंगे, वो बेचारा कान पकड़ लेगा बस, तो उसको निष्कासित कर देंगे पार्टी से, फलाना कर देंगे, ढींगड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है, वो दिखाना ये प्रक्रिया है और आप स्वतंत्र हैं। पर ऐसा सारे नहीं करते, 2-3 होते हैं एमएलए, जैसे मान लो 2-3 बीजेपी वालों ने कांग्रेस वाले को वोट कर दिया, कांग्रेस वालों ने बीजेपी को वोट कर दिया, ऐसे ही होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। साथ ही 12 व्यक्ति जो मनोनीत किए थे राष्ट्रपति द्वारा, वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाएंगे वो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ये सारी मैं बातें बता चुका हूं। जो सारा कुछ जो मैंने बोला ना जी, ये यहां पर है, आपको नहीं पढ़ना है, इच्छा हो तो पढ़ लेना। ठीक है, आपके लिए एक मटेरियल है, आपको नॉलेज गेन करने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं, पेपर में नहीं ये पूछे जाएगी। राज्यसभा के कार्य, जैसे मैं शुरू से बोलता हूं, सबसे कॉमन कार्य है, जो विधेयक आते हैं, या उनको पेश करना या उन पर चर्चा करना, फिर उनको पास करना, कानूनों की समीक्षा करना बोलते हैं उसमें। ठीक है, अब कोई कानून आया, जैसे लोकसभा से कोई विधेयक पास होके आ गया, ठीक है, अब वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा बोलेगा अरे ये चेंज करो, ऐसे ऐसे बदलो इसको, हमको ये नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा करो, ये ऐसा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं वहां पर। कोई विधेयक ऐसे भी होते हैं जो सीधे राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर वहां से पास होके जो है वो लोकसभा में जाते हैं। एक विधेयक होता है धन विधेयक। धन विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और उसकी पावर सिर्फ लोकसभा तक ही रहती है। राज्यसभा में जाता है, बट राज्यसभा की उस पर कोई पावर नहीं होती। पावर नहीं होती का क्या मतलब है कि राज्यसभा उसके ऊपर बदलाव या संशोधन की सिफारिश करती है, बट लोकसभा माने ना माने उसकी इच्छा है, और राज्यसभा उसको पास करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 दिन के बाद वो अपने आप ही पास हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक के ऊपर। राज्यसभा एक चीज में बड़ी सुप्रीम है। हमने देखा 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब जब संसद को किसी मुद्दे पर, किसी मामले में राज्य सूची से किसी आइटम को हटाना है या चेंज करना है या कुछ करना चाहती है, तो उसको राज्यसभा की स्वीकृति बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है आइटम। ठीक है, और स्टेट लिस्ट क्या है राज्यसभा की? राज्य को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। राज्यों से संबंधित कोई लॉ होता है, तो उसके ऊपर राज्यसभा को वो जरूर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज यहीं रुकते हैं, कल हम लोकसभा देखेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, इसका प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर मैं क्लोज करते हैं। ठीक है जी, आप सबका बहुत धन्यवाद।